वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। बेटा क्या पढ़ेंगे आज? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर बेटा उसका हम प्रूव करेंगे और उस पे बेस्ड हम फिर बाद में एक एग्जांपल भी करेंगे बेटा। बिकॉज बेस फॉर्म को अच्छे से समझने के लिए, बेस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करने के लिए हमें पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पता होना चाहिए था कि क्या होता है, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे बेस फॉर्म। Law of total probability states that let S be a sample space. से हमारे पास कोई सैंपल स्पेस S है बेटा, and if E1, E2 events बेटा subsets of it, E3 and so on En, कितने मैंने लिखे? N events, N subsets of F से ये जो n events of S है बेटा, if these are mutually exclusive, क्या events अगर होए बेटा? mutually exclusive and exhaustive events, exhaustive events बेटा, अगर हमारे पास सैंपल स्पेस S हो और इस सैंपल स्पेस S के हमारे पास n सबसेट्स, n इवेंट्स ऐसे हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा, अगर हम किसी भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन करें तो वो फाई सेट आना चाहिए, या हम यूं कहें कि कोई भी दो इवेंट्स एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। और एग्जॉस्ट इवेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम इन इवेंट्स से इन n सबसेट्स का हम क्या करेंगे? यूनियन, कंबाइन करेंगे तो हमें गिवन सैंपल स्पेस S मिलेगा। इवेंट्स एंड फिर से लिखूंगा, एंड इफ A इज एनी इवेंट, एनी अदर इवेंट। समझो बेटा बात को, पहले हमने सैंपल स्पेस S के n इवेंट्स ले लिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमने कंसीडर कर दिए। उसके बाद बेटा क्या किया, हम माने से A इस S का कोई दूसरा इवेंट, कोई दूसरा सब्जेक्ट, इफ A इज एनी अदर इवेंट ऑफ S which occurs with E1 or E2 और so on बेटा और En। देखो बेटा की बात समझो, तो कह रहे हैं कि अगर से इस S का कोई दूसरा सबसेट इवेंट A है जो ऑकर होता है या तो इवेंट E1 के साथ या इवेंट E2 के साथ, सिमिलरली या इवेंट N के साथ, तब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है देन क्या होता है बेटा, देन इस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी, इसके होने के चांसेस कितने होते हैं बेटा? होते हैं इवेंट E1 के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट्स इवेंट A के होने चांसेस गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इवेंट E2 के होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय A के होने के चांसेस गिवन दैट E2 हैज ऑलरेडी, प्लस सो ऑन, प्लस इवेंट En के होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय इवेंट A के होने के चांसेस गिवन दैट En हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। दिस इज द बेटा स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा समझा ना आपने कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? से अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई सैंपल स्पेस S है, अगर इस S के n ऐसे सबसेट्स, ऐसे इवेंट्स है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, तब फिर अगर हमारा और एक इवेंट से इवेंट A इस S का हो, लेकिन ये इवेंट A इन n इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के साथ ऑकर हो रहा है, तब इस A की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वन इवेंट की, मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज ऑकर्ड एंड सो ऑन। हम बेटा इस चीज को समझेंगे और प्रूव करेंगे इसको। देखो बेटा प्रूव कैसे करेंगे इस चीज का। से मैं यहां पे एक वेन डायग्राम बनाऊंगा बेटा। वेन डायग्राम्स को आपको सेट 4 में पढ़ा। से दिस rectangle represents the elements of S।
जो एस सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम्स होंगे वो बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर है। अब इसके हमने क्या किया, सपोज बेटा इसके n इवेंट्स, इसके n सबसेट्स हैं, लेकिन ये कैसे सबसेट्स है बेटा, ये ऐसे सबसेट्स है जो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। से दिस, ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स इवेंट E1, ये वाला जो पार्ट है इवेंट E2 है, एंड सो ऑन, ये इवेंट E है। समझो बेटा बात को। अगर आप यहां से देखोगे बेटा, इवेंट E1 और इवेंट E2 के बीच कुछ कॉमन नहीं है, इवेंट E2 एंड इवेंट N के बीच कुछ कॉमन नहीं, दैट इज ये आपस में जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, हम कह रहे हैं कि इवेंट्स क्या होने चाहिए बेटा, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब अगर इन इवेंट्स को जोड़ा जाए बीच आपस में तो हमें सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली सैंपल स्पेस मिलेगा जब आप इन इवेंट्स को बीच में जोड़ोगे। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि अगर इवेंट ए कोई और दूसरा, इन इवेंट्स को छोड़ के कोई और इवेंट है, लेकिन ये इवेंट ए क्या बेटा, ये ऑकर हो रहा है या E1 से या E2 से हम मानेंगे बेटा ये इवेंट ए है ना, ये कुछ इस तरह से इवेंट है। ये जो मैंने ओवल शेप फिगर बनाई, से बेटा दिस इज इवेंट ए, ये इवेंट ए है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये इवेंट या तो E1 या E2 या एंड सो ऑन इवेंट En से ऑकर हो रहा है। दैट मींस इवेंट ए पॉसिबिलिटी है कि इवेंट ए E1 के साथ आकर हो, दैट्स E1 और ए के बीच में कुछ कॉमन होगा बेटा। दैट्स दिस, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये इवेंट E1 और ए के बीच में कॉमन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये किस किस के बीच में कॉमन है, E2 इंटरसेक्शन A, दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन बिटवीन E2 एंड A। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है इससे बेटा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज En और इंटरसेक्शन विद A, इंटरसेक्शन। आई बेटा बात समझ में? हमने S लिया, S के N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, X म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव इवेंट्स लिए। फिर हमने कुछ ऐसा इवेंट लिया A जो या तो इवेंट E1 या E2 एंड सो ऑन इवेंट En के साथ ऑकर हो रहा है। अब देखो बेटा, क्लियरली फ्रॉम दिस फिगर जो इवेंट ए है हमें इसको लिख सकते हैं, इवेंट ए इक्वल्स टू ए और E1 के बीच में जो कॉमन है दैट्स A इंटरसेक्शन E1 यूनियन मींस बेटा कंबाइन करना, A इक्वल्स टू दिस, तो यूनियन इस चीज का कंबाइन, इस वाले पार्ट को कंबाइन करेंगे, यूनियन A intersection with E2, I was that some, and ऐसे करके A intersection E3 and so on, लास्ट में जो यूनियन आएगा बेटा A intersection E है। हम यहां ये कह सकते हैं जो इवेंट A है ये सब पार्ट्स में से बना हुआ है। अगर हम इस पार्ट को यूनियन करेंगे, कंबाइन इसके साथ, इसी चीज को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा इवेंट A बन रहा है। क्लियर है ना बेटा फ्रॉम दिस फिगर, फ्रॉम दिस डायग्राम? ओके, तो इट इंप्लाइज दैट, अब हम बेटा बोथ साइड्स प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। देखो बेटा बात को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, यूनियन है इनके बीच में बेटा A इंटरसेक्शन E2, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, यूनियन एंड सो ऑन यूनियन, लास्ट में बेटा A इंटरसेक्शन E। आई होप आपको ये स्टेप इजीली समझाया होगा। अब बेटा इस बात को समझिए, सिंपल है, A इक्वल्स टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी, से अगर इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट्स आपस में क्या हो बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तब इन दो इवेंट्स के यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, कब, जब A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब हम बेटा इस चीज का यूज यहां पे करेंगे इस वाले स्टेप पे। देखो बेटा अगर आप देखोगे A इंटरसेक्शन E1 से एक इवेंट है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है A इंटरसेक्शन E2 के साथ? यस। क्या A इंटरसेक्शन E2 A इंटरसेक्शन E3 के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है? यस। क्या A इंटरसेक्शन E1 इन En इंटरसेक्शन A के साथ म्यूचुअली, ये जो बेटा है ना A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 A इंटरसेक्शन En, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? नहीं ना। जब इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं हो, कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं हो, तो तब हम उन इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पे जो बेटा ये इवेंट है, एक है ये, एक है ये, एक है ये,
तो ये बेटा क्या है इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमने अभी पढ़ा अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसे सी होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ऐसे बेटा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए1 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ए इंटरसेक्शन ए2 इज सिमिलरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन। तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी बेटा, देखो नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट दैट्स ए इंटरसेक्शन e1। अब यूनियन की जगह आएगा बेटा प्लस बाय दैट वेरी पर्टिकुलर फॉर्म प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हिच इज ए इंटरसेक्शन e2 प्लस सो ऑन लास्ट में बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1। ये बात बेटा समझ में आ गई बिकॉज ये जो ए इंटरसेक्शन e1 दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ए इंटरसेक्शन e2 दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन। जब ये इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके बेटा इक्वल होती है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीस इवेंट्स। यहां मैं राइट में लिख के रखूंगा, इस स्टेप के राइट साइड में आप लिखना बिकॉज ए इंटरसेक्शन e1 कामा एक इवेंट मान रहे हैं ए इंटरसेक्शन e1 ए इंटरसेक्शन e2 similarly a intersection en these are mutually exclusive events, these are mutually exclusive events। जब ये mutually exclusive events है तब probability of a intersection e1 union probability of e intersection e2 ये आएगा बेटा probability of a intersection plus probability of a intersection e2 plus probability of a intersection en। ये बेटा आई ना बात समझ में। अब मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का याद दिलाता हूं। देखो बेटा अगर हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1, ओके देखो बेटा मैं याद दिलाता हूं, सॉरी अगर ये हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट e1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, से हमारे पास ये है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट e1 हैज ऑकर्ड ये होता था बेटा बराबर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1 अपॉन में बेटा वो इवेंट होता था जो बार के बाद लिखा होता था, वो कौन सा है e1 दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ e1। अगर बेटा यहां से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 यहां मल्टीपल होगा बेटा दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट e1 इज दिस इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन। एंड इसी चीज को हमने फिर बोला था बेटा इस चीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यहां से क्या कर सकते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1 के हम बदले हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट e1 हैज ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, और इसके बदले फ्रॉम दिस बेटा यहां पे मैंने लिख के रखा दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करके बेटा हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1 के बदले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट e1 हैज ऑकर्ड प्लस सिमिलरली बेटा a1 यहां e1 की जगह e2 लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन e2 क्या होगा बेटा e2 के होने के चांसेस दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 मल्टीप्लाइड बाय a के होने के चांसेस, लेकिन ऑलरेडी क्या ऑकर हुआ है गिवन दैट e2 हैज ऑकर्ड, सिंपल प्लस सो ऑन बेटा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन en किसके इक्वल आएगा en के होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय a के होने के चांसेस गिवन दैट en हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। एंड ये वो बेटा आपके जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी उसका प्रूफ। अब ये तो हो गया बेटा प्रूफ न्यूमेरिकली। एक्चुअली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें क्या सिखाता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें क्या सिखाता है। देखो बेटा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई इवेंट ए हो जो n इवेंट्स के साथ म्यूचुअली आकर होता हो, या ऐसा कहें तो अगर कोई इवेंट ए है जो n वेज जो n अलग अलग तरीकों से ऑकर हो सकता है, से हमारे पास कोई इवेंट है उसके होने के जो चांसेस है बेटा वो n अलग अलग तरीकों से ऑकर हो सकता है, तो उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, ये है एक्चुअली यहां पे क्वेश्चन। जो इवेंट ए है ये n अलग अलग तरीकों से ऑकर हो सकता है, कैसे, जैसे इसके साथ कुछ कॉमन था e1 के साथ e2 के साथ एंड ऐसे ही en के साथ। तो दैट मीन्स ये जो इवेंट ए है ये n अलग अलग तरीकों से ऑकर हो सकता था। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा उन n अलग अलग वेज के जो ऑकर होने के चांसेस के उसके सम के इक्वल। वही है बेटा वो चीज,
ए के होने के चांसेस है, ये E1 के साथ अकर हो सकता है प्लस E2 के साथ अकर हो प्लस EN के साथ अकर हो। ये है बेटा कौन जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है। से बेटा अगर मैं याद दिला दूं, से हमारे पास कोई सैंपल स्पेस S है 1 2 3 4 5 6 आई बात समझ में। से अगर मैं इवेंट ए मानूं बेटा इवन नंबर, तो ए में कौन कौन सा आएगा बेटा 2 4 6। अब हमने से सपोज एक डाई को रोल किया, हम कब कह सकते हैं कि इवेंट ए ऑकर। अगर 2 ऑकर हुआ तब भी हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर्स, अगर 4 अपीयर हुआ तब भी हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर, अगर 6 आउटकम आया तब भी हम कहेंगे इवेंट ऑकर। तो अब हम कब कह सकते हैं इवेंट ए ऑकर, या तो जब 2 ऑकर होगा या 4 ऑकर होगा या 6 ऑकर, ये ना बेटा पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे ही बेटा ए जो है तुम्हारा ये ऑकर हो रहा है, देखो कितनी देर से हमने जो लिखा था ए इंटरसेक्शन E1, बात आई समझ में। लाइक 2 की जगह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन E1, यूनियन कंबाइन करके ए इंटरसेक्शन E2, 4 की जगह सपोज यहाँ पे एंड ऐसे करके बहुत सारे हैं, सपोज ए इंटरसेक्शन EN, तो 6 की जगह है बेटा। जैसे हम कहते थे ना इवेंट ए, तब हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर जब या तो 2 ऑकर हो या 4 ऑकर हो या ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऐसा इवेंट ए होगा जो, या अगर हम ए इंटरसेक्शन E1 ऑकर होगा तो हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर्स, अगर हमारा आउटकम आए ए इंटरसेक्शन E2 तब हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर्स एंड सिमिलर। तो अगर कोई इवेंट ए कितने तरीकों से एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से ऑकर हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ दीस, दैट्स एक्चुअली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हो गया तुम्हारा बेटा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो चलो बेटा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने पे भी पढ़ा बेटा, उस पे एक एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल करेंगे। देखो बेटा एग्जांपल में 3 मशीन्स मेक पार्ट्स ऑफ अ फैक्ट्री। जैसे कि सपोज कोई ऐसी फैक्ट्री है से बेटा वो कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाती है, वो मोबाइल का क्या बनाती है, लेंस जो उसका होता है डिस्प्ले से। सिंपल हम बात करें से हम एक फैक्ट्री है बेटा, वो किसी मोबाइल का क्या बनाती है, डिस्प्ले। ओके, तो लेकिन ये एक सेम ही एक ही पार्ट बनाती है बेटा, एक ही मतलब मोबाइल के डिस्प्ले। ये नहीं कि से सैमसंग का कि रेडमी का, या सैमसंग में एक ये है दूसरा मोबाइल ये है। से वो एक फैक्ट्री है जिनमें 3 मशीन्स है, लेकिन वो जो क्या बनाती है बेटा, डिस्प्ले ऑफ ए मोबाइल, से वो एक ही कंपनी के डिस्प्ले मोबाइल के डिस्प्ले बनाती है और एक ही कंपनी का एक ही मॉडल के लिए डिस्प्ले बनाती है। समझ आई बात, दैट्स एक ही पार्ट वो बनाती है, सेम पार्ट। एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स है, 3 मशीन्स से एक मोबाइल का डिस्प्ले बनाते हैं। ओके, लेकिन इनमें जो 3 मशीन्स है ये कितने, अगर सपोज इन्होंने ये दिन में सपोज 100 डिस्प्ले बनाते हैं, जो मशीन 1 है बेटा वो 60% बनाते हैं, 60% ऑफ पार्ट्स जो डिस्प्ले बनाते हैं ये 100 में से कितने डिस्प्ले बनाते हैं दिन में से 60। तो वो हुआ बेटा से, अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ M1, दैट इज M1 मशीन M1 कितने पार्ट्स बनाती है, दैट इज 60%, वो हो गया बेटा 0.6। सिमिलरली बेटा इसी फैक्ट्री में जो सेकंड मशीन है वो कितने पार्ट्स बनाती है, मतलब 100 में से कितने पार्ट्स बनाती है, से हम उसको रिप्रेजेंट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 रिप्रेजेंट हियर machines number of parts made by machine 2, that's 30%, which means beta 0.3। and similarly जो machine 3 है इस फैक्ट्री में वो कितने पार्ट्स बनाती है बेटा, से that's probability of M3 which is 10%, which is 0.1। बात आई बेटा समझ में। आगे लिखा जा रहा है of the parts machine 1 makes, ये जो मशीन बनाती है ना पार्ट्स बेटा, जितने भी पार्ट्स बनाती है उनमें से 7% आर डिफेक्टिव। से ऐसा नहीं है कि मशीन ने 60 पार्ट्स बनाए, 60 के 60 इक्वल होंगे, मतलब ओके होंगे, लेकिन इन पार्ट्स में कुछ डिफेक्ट भी होते हैं, डिफेक्टिव भी होते हैं, खराब होते हैं। तो बेटा इस चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ से डी रिप्रेजेंट्स द डिफेक्टिव पार्ट, से डी कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स द डिफेक्टिव पार्ट, खराब वाला पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1, इसका मतलब पहले बेटा इस चीज का मतलब समझते हैं कि पार्ट मशीन 1 ने बनाया हो, लेकिन अब कितने चांसेस है कि वो पार्ट डिफेक्टिव है, वो दैट्स गिवन, वो कितना है 7%, व्हिच इज 0.07 बेटा।
आई बात समझे? कितने चांसेस है अगर मशीन 1 का हम पार्ट सिलेक्ट करें वो डिफेक्टिव निकल के आए, दैट 7%, 0.71। अब ऐसे ही बेटा लिखा है मशीन 2 जो पार्ट्स बनाती है उनमें से कितने डिफेक्टिव होते हैं, वो दैट्स 15%। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट गिवन दैट द पार्ट हैज बीन मेड बाय मशीन 2 व्हिच इज 0.15, दैट्स 0.115%। सिमिलरली बेटा मशीन 3 जो बनाती है पार्ट्स उन पार्ट्स में से कितने डिफेक्टिव है, विच इज 30%। तो देयरफॉर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट गिवन दैट पार्ट हैज बीन मेड बाय मशीन 3 इज 0.3। अब बेटा क्वेश्चन देखो क्या बात अभी तक समझ में आई। एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स हैं, 3 मशीन एक ही किस्म के पार्ट बनाती है। अब उन 3 मशीन्स में गिवन दिया है कि मशीन 1 60% पार्ट्स बनाती है। सपोज अगर ये तीनों मशीन्स कलेक्टिवली दिन में 100 पार्ट्स बनाए तो 100 में से 60 पार्ट्स मशीन 1 बनाती है, 100 में से 30 पार्ट्स मशीन 2 बनाती है, 100 में से मशीन 3 10 पार्ट्स बनाती है। आई बस ये हमने लिखा लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m1, प्रोबेबिलिटी ऑफ m2, प्रोबेबिलिटी। अब आगे लिखा जा रहा है बेटा जो ये मशीन पार्ट्स बनाते हैं तो सब के सब अगर इन्होंने दिन में 100 पार्ट्स बनाए थे तो 100 के 100 पार्ट्स ओके नहीं होते, ठीक नहीं होते, इनमें से कुछ डिफेक्टिव भी, खराब भी होते हैं। तो ये भी आगे गिवन इंफॉर्मेशन है कि मशीन 1 जितने पार्ट्स बनाती है उन मशीन 1 के पार्ट्स में से कितने डिफेक्ट होते हैं, 7%। मशीन 2 जो पार्ट्स बनाती है उनमें कितने डिफेक्ट है, 15%। मशीन 3 जो पार्ट्स में उनमें से कितने डिफेक्ट होते हैं, 30%। एट स्केल। अब बेटा देखिए a part is randomly selected, what is the probability it is defective? से जो मशीन 1, मशीन 2 है, मशीन 3 पार्ट्स बनाते हैं इनको बेटा अलग अलग नहीं रखा जाता। से इनको किसी हॉल में रखा गया है, बहुत सारे पार्ट्स है, इनमें से कुछ पार्ट्स मशीन 1 ने बनाए, कुछ ने मशीन 2 के, कुछ पार्ट्स मशीन 3 ने, एक साथ रखे। ये अलग अलग नहीं किए गए हैं कि ये मशीन 1 के, ये मशीन, तो ये रैंडमली एक साथ है। अगर आप जाओ तो इन पार्ट्स में से सपोज आपने एक पार्ट क्या पिक कर लिया, अब आपने देख लिया ये पार्ट कैसा अच्छा है, तो आपने देखा कि ये पार्ट डिफेक्टिव है, ये खराब पार्ट है। बेटा बात को समझो, यहाँ ये जो मशीन 1 पार्ट्स बनाती है उसको भी हॉल में रखा जाता है, सेकंड के भी पार्ट्स को भी और थर्ड के, तीनों मशीनों के पार्ट्स को एक ही जगह रखा जाता है और वहां पे भी सेपरेट नहीं रखा, एक साथ रखा जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो कि एक मशीन 1 के पार्ट्स यहाँ रखे, सेकंड के यहाँ, तो एक साथ कंबाइन। तो फिर रैंडमली आप आओ, आपने एक उनमें से एक पार्ट जस्ट सिलेक्ट किया, जस्ट सिंगल पार्ट, एक पार्ट। बेटा आपने ये पार्ट रैंडमली सिलेक्ट किया, आपने इसे चेक नहीं किया कि ये पार्ट राइट है, मतलब ठीक है या डिफेक्टिव है। आई बात समझ? अब आपने से पार्ट तो आपने पिक किया, से आपने अभी देखा नहीं, अब कितने चांसेस है कि ये पार्ट खराब हो। आई बात समझ में? ओ बेटा बात को समझो, यहाँ पे आपने सिंपली रैंडमली एक पार्ट पिक किया इस हीप से, अब आपसे पूछा जा रहा है आप ये बताओ कितने चांस है पार्ट खराब पार्ट होगा। तो अगर ये बेटा खराब होगा, दैट्स डिफेक्टिव पार्ट हो, या तो ये मशीन 1 का बनाया हुआ है, मशीन 2 का है, तो देखेंगे बेटा इस पार्ट के होने के चांसेस। तो उससे हमें देयरफॉर बेटा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मींस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। लेकिन हम इस क्वेश्चन की ओर फिर से क्या बेटा जो ये 3 इवेंट्स थे M1, M2, M3, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या M1 और M2 के बीच कॉमन है? क्या M1 और M2 के बीच कॉमन? क्या ऐसा कोई पार्ट है जो मशीन 1 भी बनाती है, मशीन 2 भी? नो, देयर इज नथिंग बिटवीन M1 कॉमन बिटवीन M1 and M2. Similarly M1 और M3, that's these 3 parts, these 3 events are mutually exclusive. That is, ऐसा नहीं है कि, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पार्ट हमें मिला हो जो आधा मशीन 1 ने बनाया हो या आधा मशीन 2 ने, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो पार्ट बनेगा या तो मशीन 1 से बनाया होगा या मशीन 2 ने या मशीन 3 ने, तो ऐसा कोई पार्ट होगा इसमें बेटा जो उस पार्ट का आधा हिस्सा मशीन 1 ने बनाया हो, मशीन 2 ने और मशीन नहीं। तो दैट मींस बेटा M1, M3, M1, M2 और M3 दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड अगर बेटा M1, M2, M3 इन तीनों इवेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस मिलता है ना, सारे के सारे जितने पार्ट्स है वही सैंपल, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये जो बेटा यहाँ पे 3 इवेंट्स है M1, M2 एंड M3, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। ओके, अब देखो बेटा पार्ट डी को, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालनी है, लेकिन ये डी जो है ना, डी हमने जस्ट डी मींस डिफेक्टिव पार्ट जो हमने इस हीप से पिक किया,
ये डिफेक्टिव पार्ट M1 का भी हो सकता है, M2 का भी हो सकता है, M3. That means this D occurs either with M2 or M1 or M2 or M3. यही कहता था ना हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यही कहता था अगर हमारे पास n की जगह पे 3 इवेंट्स ऐसे हो जो म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव हो, और फिर अगर इन 3 इवेंट्स के बगैर और एक इवेंट से हमारे पास वहां A था यहाँ D है, ऐसा होता जो या तो M1 के साथ ऑकर हो या M2 या M3. यहाँ पे D occurs either with M1 or M2. Then probability of D वहां क्या किसके इक्वल होता है? That's probability of A होता था बेटा, probability of E1 multiplied by D के होने के chances given that it has appeared with A1, or means बेटा plus probability of D multiplied by what? Sorry, not D, probability of E2 multiplied by probability of D given that E2 has already occurred. ये लास्ट में probability of E3 multiplied by D के होने के chances provided E3 has already occurred. यही कहता था ना भाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे बेटा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. probability of E1 सॉरी नॉट E1, हमें E1 E2 E3 की जगह बेटा M1 M2 M3 लिखना है. यहाँ पे E1 की जगह M1, यहाँ E2 की जगह M2, यहाँ E3 की जगह M3 लिखेंगे. ठीक है बेटा, आप सब्स्टिट्यूट करो. probability of M1 is given as 0.6 multiplied by probability that the part is defective given that it has made by machine 1 which is 0.07 plus probability of M2 कितनी है बेटा 0.3 multiplied by probability that the part is defective given that it has been made by M2 which is 0.15 plus probability of M3 which is कितनी बेटा 0.1 multiplied probability of the defective part given that it has made by M3 which is 0.3. बेटा जब आप इस चीज को सिंपल करते आप मिलेगा 0.117. यह है बेटा प्रोबेबिलिटी कि जो हमने एक पार्ट उस हीप से पिक किया था वो पार्ट डिफेक्टिव हो, उसके कितने चांसेस है 0.1. दिस इज द एग्जांपल ऑन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी.